हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग BHU BCom एंट्रेंस के पास्ट ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम आपको कहें कि पहला पार्ट जो था पेपर डिस्कशन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 44 तक 2017 का पेपर हमने डिस्कस किया, जिसमें कि हम लोग बोले तो पेपर्स का जो सेट्स आता है, सेट नंबर 2 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन को। से क्वेश्चन नंबर 45 से आगे अब चलते हैं कि डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस हैं। अगर हम कहें कि कोई भी नया स्टूडेंट्स है जो पहले पार्ट को नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप पहले पार्ट को देख लीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं कि पास्ट ईयर पेपर डिस्कस करने का, तो उससे आपको भी बेनिफिट होगा अगर आप BHU BCom एंट्रेंस 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा कि जो है आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कि हम कहें कि इसमें से पूछा गया कि कौन सा ऐसा है कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस का आपका पार्ट है। तो पॉइंट नंबर 1 सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सेकेंड सर्चिंग अल्टरनेटिव्स, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपका पहला यहाँ पे सही होगा, सेटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको पता होगा कि कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, पहले हम कह के एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। अगर दोनों में डेविएशन कोई होता है तो वो डेविएशन किस वजह से हुआ है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स हम कह के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पार्टनर्स एंड फर्म आर म्यूचुअली रिलेटेड टू मैनेजमेंट, सर्वेंट, एजेंट, शेयर होल्डर। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। पार्टनर्स और फर्म के बीच हम कहें कि जो रिलेशन होता है बेसिकली एजेंट की तरह होता है, कि यहाँ पे सर्वेंट की बात नहीं आती, शेयर होल्डर आपका कंपनी में बात आता है, और मैनेजमेंट की भी बात यहाँ पे नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, एजेंट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स कि अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी भी हम कहें कि जितने लोग वीडियो देखते हैं वो सभी बच्चे आंसर नहीं करते, वो क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। बेटा, हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आप आंसर करेंगे तो आपका यह जो हम कहें कि एग्जामिनेशन के लिए तैयारी है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। और हम कहें कि जब आप कमेंट करते हैं आंसर को, तो हो सकता है आप कुछ गलत वहाँ पे बताएं, तो उस चीज़ को हम सही कराते हैं। तो इसलिए आप लोग लिखकर कमेंट किया करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए। अगर आपसे कुछ गलती हो रही होगी तो गलती आपका सही हो जाएगा एग्जाम के पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन क्रिएटेड टू इनकरेज एक्सपोर्ट, इनकरेज इंपोर्ट, इनकरेज फ्री ट्रेड, इनकरेज डोमेस्टिक ट्रेड। तो अब स्पेशल इकोनॉमिक जिसको आप SEZ बोलते हैं, इसका जो हम कहें कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, इनकरेज फ्री ट्रेड। बेसिकली आप जानिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। हम कहें कि जो एरिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, कि जहाँ पे हम कहें कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं इस्टेब्लिश करना चाहता है, या हम कहें कि जहाँ लोग रहना भी नहीं चाहते हैं, कि एकदम हम कहें कि वो वीरान स्थान है, तो ऐसे प्लेसेस को अगर गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करती है। और वहाँ पे हम कहें कि जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाई जाती हैं तो उनको गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, कि हम कहें टैक्सेस का बेनिफिट दे देगी, या हम कहें कि उनको लोन्स वगैरह का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ईजी करा देती है लोन्स प्रोवाइड कराने में। तो उससे बेसिकली होता क्या है कि वहाँ पे हम कहें कि नए नए यूनिट जाकर इस्टेब्लिश होने लगते हैं। ठीक, तो ये मेन हम कहें कि ऑब्जेक्टिव होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, कि जो हम कहें कि ट्रेड को हम बढ़ावा देना है। और फ्री ट्रेड की बात आती है, मीन्स कई सालों तक आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कहें कि फ्री में या सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। जैसे हम कहें कि बनारस में रामनगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फिर आप भदोही में देख लेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहाँ पे है, फिर हम कहें कि नोएडा में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये सारी चीज़ें जो एरियाज़ हैं, इनको हम कहें कि आगे बढ़ाने के लिए कि यहाँ पे नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट आए, या हम कहें कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आके लगे। ठीक, तो उसको भी गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है। तो उससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वहाँ पे जाके अपने यूनिट्स को इस्टेब्लिश करते हैं।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सिलरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कि अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन से सहायक डॉक्यूमेंट्स है, कि एक्सपोर्ट की बात किया है तो ध्यान दीजिएगा कि पहला आपका ऑप्शन कॉमर्शियल इनवाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर 4 प्रोफार्मा इनवाइस। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, प्रोफार्मा इनवाइस। अब प्रोफार्मा इनवाइस क्या होता है ये आप कमेंट में बताने वाले हैं, कि हम कहें कि ये सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, शिपिंग कंपनी, एक्सपोर्टर्स एजेंट। तो बिल ऑफ लेडिंग जो होता है शिपिंग कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, कि जब हम कहें कि सामान आपका शिप पे लाद लिया जाता है तो उस टाइम जो क्या किया जाता है, बिल ऑफ लेडिंग इशू किया जाता है, कि हाँ कंपनी ये बोलती है कि हमने सामान लिया है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स DLW इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो ये हमका डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो होते हैं कि ये आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल्स है, ठीक। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, ऑप्शनल, एसेंशियल, अननेसेसरी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आपका कंपल्सरी है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से एक्ट के अंदर आती है वो एक्ट आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डायरेक्ट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो सोल ट्रेडिंग से आपका हम कहें कि डायरेक्ट मोटिवेशन जो होता है वो सोल ट्रेडिंग से रिलेटेड है। रीजन क्या है कि यहाँ पे हम कहें कि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सीधा सीधा आपको डायरेक्टली मिलेगा, उसमें कोई और भागीदार नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन होता है कि हम कहें जो सोल ट्रेड में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर इज कंटेंड इन, यहाँ पे शेयर्स इज होगा कि शेयर्स इज कंटेंड इन। तो ये आपका कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है कि मीन्स आपको शेयर वगैरह ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 55, रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज ए फीचर्स ऑफ, कि कहने का मतलब कि कौन सी कंपनी ऐसी होती है कि जो हम कहें कि शेयर को ट्रांसफर करने से रोकती है, कि मीन्स हस्तांतरित नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4 प्राइवेट कंपनी। आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि शेयर ट्रांसफर करने से मना करती है, कि और अब हम कहें कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करती है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन कंपनी रिस्क इज बॉर्न बाय, मीन्स कंपनी में रिस्क किसके द्वारा बॉन्ड किया जाता है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर ऑफ कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा शेयर होल्डर के द्वारा हम कहें कि कंपनी का रिस्क बॉन्ड किया जाता है, कि जो कंपनी में रिस्क होते हैं। अब हम कहें कि किसी कंपनी में सबसे टॉप लेवल पे कौन से पर्सन्स होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि CEO, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। इन चारों में से हम कहें कि टॉप लेवल अथॉरिटी कौन होती है कंपनीज में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बोथ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, कि डायरेक्ट मोटिवेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी, फुल कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिएगा कि हम कहें कि सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप में दोनों में जो कहें कि लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव्स पब्लिक इमेज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, पब्लिक इमेज ऑफ बिजनेस। कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली हम बोलेंगे जिसको आप कह सकते हैं कि CSR भी बोला जाता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम कहें कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि इसी इन्वायरमेंट में रहते हुए, इसी समाज में रहते हुए, कि हम कहें कि रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज़ सब कुछ लेते हैं, यूज करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है, या हम कहें कि कंपनीज एक्ट के द्वारा उनके ऊपर एक चीज़ की बाउंडेशन लगाया जाता है कि अगर आप इसी समाज से सब कुछ ले रहे हैं तो इस समाज के लिए कुछ कीजिए। मीन्स हम कहें कि जो सामाजिक कार्य होते हैं उसके लिए आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कीजिए। और जब कंपनियां ऐसा करती हैं तो उससे क्या होता है कि हम कहें कि लोगों के मन में, उनके दिमाग में, कि उस कंपनी के लिए एक अच्छी छवि बनती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर 1932, 1940, 1948, 1956। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा 1932। अब हम कहें कि किस डेट को आया था, 1932 में कौन सा डेट था वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। Which one of the following is not a form of business organization, sole proprietorship, partnership, charitable trust, joint stock company? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये आपके एनपीओ में मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ये जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ट्रेडिंग यूनिट में नहीं आते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। विच अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस कि कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड? तो अब देखिए कि यहाँ के ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो कैरियज इनवर्ड एंड कैरियज आउटवर्ड दोनों आपके लिए एक्सपेंसेज होते हैं। एक्सपेंसेज हमका नॉमिनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस होगा। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को हम कहें कि ए सेल्स रिटर्न बोला जाता है। तो सेल्स रिटर्न अगर आप थोड़ा सा याद करिए कि सेल्स आपका क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। फिर रिटर्न आउटवर्ड, इसको आप बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेजेस आपके क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो हम कहें कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 4th रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड को ही आप याद रखिएगा परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज मेंट मीन्स हम कहें कि शेयर को जब आप फॉरफिट करते हैं, जब्त करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, सीजर्स ऑफ शेयर्स, इम्पोजिशन ऑफ फाइन फॉर लेट पेमेंट, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स मीन्स जिस भी पर्सन को शेयर इशू किया जाता है वो कैंसिल कर दिया जाता है और उसको हम कहें कि बाद में आप री इशू कर सकते हैं नए पर्सनस को। ठीक, और जो पैसा भी उस शेयर पे रिसीव हुआ रहता है वो पैसा हम कहें कि वो फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। अब इसको किस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं मीन्स जो आपका पैसा कहें कि शेयर पे रिसीव हो चुका है उसे किस अकाउंट में हम ले जाते हैं और वो डेबिट किया जाता है कि क्रेडिट किया जाता है, एक कमेंट बॉक्स में आप बताने वाले हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। In case of a firm's dissolution, the balance of realization account is transferred to partners capital account in capital ratio, equally in profit sharing ratio, in partners loan ratio। कि कहा गया कि जब आप फर्म का समापन होता है तो जो रियलाइजेशन अकाउंट आपका होता है उसका बैलेंस जो आता है, हम कहें प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो याद रखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कि अब देखिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम की बात अगर हम करें यहाँ पे आपको बेसिकली क्या होता है कि वन साइडेड इन्फॉर्मेशन मिल देते हैं और उसी वन साइडेड इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम आपको कहें कि उसको कंप्लीट करना होता है मीन्स लेजर अकाउंट्स बना के जो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कहें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बेसिकली बोला जाए कि इसको एक तरीके हम कह सकते हैं बैलेंस शीट की बात कर रहा है। तो बैलेंस शीट किस लिए यहाँ पे बनाते हैं, तो टू असर्टेन कैपिटल ऑन एनी डेट मीन्स हम कहें कि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है वहाँ पे कैपिटल को जानने के लिए बनाया जाता है कि वो ओपनिंग कैपिटल हो सकता है, क्लोजिंग कैपिटल कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। द क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन। क्रेडिट परचेज की बात की जाए मीन्स ये सब्सिडरी बुक से क्वेश्चन है तो आपको पता होगा कि जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है परचेज ऑफ एसेट्स की। अगर हम कहें कि परचेज बुक में एंड सेल्स रिटर्न बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 66। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर मीन्स हम कहें कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की मीन्स हम कहें कि जो आपके स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67। Profits prior to the incorporation are and examples of कैपिटल रिजर्व, सेक्रेट रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा कैपिटल रिजर्व्स कि मीन्स हम कहें कि जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है, प्री एंड पोस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है, ये आपके कैपिटल रिजर्व में आते हैं। अब हम बात करें सेक्रेट रिजर्व क्या होता है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड हम कहें कि सेक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के कौन कौन से तरीके हैं कि जिससे आप सेक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, और क्या हम कहें कि ये लॉ के द्वारा अलाउ है कि सेक्रेट रिजर्व आप क्रिएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर शुड बी ट्रांसफर टू कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं कि जो भी हम कहें कि आप खुद के डिवेंचर को कैंसिल करते हैं, उससे जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा कि आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 69. A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. C retires the new profit sharing and losses sharing ratio between A and B will be। अब देखिए कि यहाँ पे हम कहें कि रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और न्यू PSR पूछा गया है। हम कहें कि पहला केस है कि जब अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है, केवल ये बताया गया है सी रिटायर हो रहा है। तो ऐसे केस में बताया कि जब कोई रिटायर होता है पार्टनर तो उसके शेयर को आप हाइड करिए, जो शेयर बचता है वही हम कहें कि वो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम कहें कि 1 को जब आप हाइड कर देंगे तो 2:2 बचेगा, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, न्यू PSR जो होगा 1:1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल बी डिडक्टेड इन द बैलेंस शीट फ्रॉम कि आपका कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है वो बैलेंस शीट में आप किससे डिडक्ट करेंगे, तो द बुक वैल्यू ऑफ द कंसर्न्ड एसेट्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। हम कहें कि जो भी उस एसेट्स की बुक वैल्यू होगी उसमें से आप उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71। गुड्स वैल्यूड ₹3,600 lost by fire, the insurance company admitted a claim for ₹2,000. What amount will be shown in trading account? देखिए कि इस क्वेश्चन की बात अगर हम की जाए तो अगर आपको थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट याद करिए कि जब हम जनरल एंट्री में बताए थे कि गुड्स लॉस बाय फायर, तो हमने बताया था कि जो लॉस का अमाउंट आपका होता है, टोटल अमाउंट क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से माइनस करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे हम कहा कि 3,600 टोटल अमाउंट आपका माइनस किया जाएगा पूरा का पूरा, और फिर हम कहें कि जो अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव्ड होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, एंड जो डिफरेंस है मीन्स हम कहें कि जो एक्चुअली आपको नहीं रिसीव होता है वो आपका लॉस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। मीन्स हम कहें कि 1,600 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, एंड 2,000 रुपीज ये आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा कंपनी से जो रिसीव होता है। अगर हम कहें कि रिसीव नहीं हुआ है, केवल कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम देने के लिए, तो दैट्स मीन्स इंश्योरेंस कंपनी का हम कहें कि क्लेम रिसीवेबल के नाम से आप एसेट साइड में दिखा देंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हम कहें कि आपका फार्मूला पूछा गया है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट्स। गलत है। ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉसेस। गलत। तो अगर हम कहें कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होने वाला है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस प्रॉफिट। हमने आपको बताया था कि मीन्स कि जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप कुछ मत कीजिए, रिवर्स गियर में जाइए। दैट्स मीन्स हम कहें कि आपको क्लोजिंग कैपिटल के बेस पे ओपनिंग कैपिटल स्टार्टिंग की कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो जब हम कहें कि आप ओपनिंग कैपिटल में जो चीज़ें करनी होती है कि जैसे आप जब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं तो उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, माइनस करते हैं ड्रॉइंग, फिर हम कहें कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसी को रिवर्स कर दीजिए। मीन्स क्लोजिंग कैपिटल में क्या करिए कि ड्रॉइंग ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल माइनस करिए और प्रॉफिट को माइनस करिए, तो आपको ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल, नन ऑफ द अबव। तो रियल अकाउंट आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये रियल अकाउंट नेचर का होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 74 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन मेड, कि कहने का मतलब कि हमका एडजस्टमेंट्स की एंट्री जो होती है वो किस बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। ये भी आपका सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन है। तो जनरल बुक में जो हम कहें कि जनरल प्रॉपर जो होता है इसमें आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 द गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर की रेशियो, कि पूछा जा कि मीन्स जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है फर्म में उसको ओल्ड पार्टनर के द्वारा किस रेशियो में विड्रॉ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो एंड इक्वली। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि देखिए कि हम कहें कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर के द्वारा शेयर किया जाने की बात आए तो वो आपका हम कहें कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। लेकिन हम कहें कि जब ये ओल्ड पार्टनर्स के गुडविल की बात आती है मीन्स जब ये फर्म से विड्रॉ करने वाले हैं तो इसको हम कहें कि वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चंस अगर हम कहें कि वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैथ के क्वेश्चन को हम नहीं यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक को यहीं पे कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन का आंसर हम बता दें तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा कि मीन्स जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसके करेक्ट आंसर कौन से होंगे उसको हम आपको बता देंगे, क्वेश्चन के साथ आप सॉल्व करके अपना देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।